नमस्कार बच्चों, हमने कविता पढ़ ली थी, कविता के बहाने। और अब उसके प्रश्न उत्तर मैंने कुछ दिए हैं यहाँ पर, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, फूल और कविता में क्या असमानता है? तो इसका उत्तर है, फूल को कविता के खिलने का पता नहीं है। फूल एक निश्चित समय अवधि में मुरझा जाते हैं, परंतु कविता के भाव सदा खुशबू बिखेरते रहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। इसका उत्तर यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि प्रस्तुत कविता की इस पंक्ति का अर्थ है भेदभाव, अंतर, सांप्रदायिकता आदि को समाप्त करके सभी को एक समान समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, अमीर, गरीब, ऊंच, नीच आदि का भेदभाव नहीं करते हैं, उसी प्रकार कविता को भी समझना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कविता भी इसी तरह से कोई भी भेदभाव लोगों के बीच में नहीं करती है। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। तो ये इस कविता के बहाने सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये अभ्यास प्रश्न से कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तीसरा प्रश्न है कि कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। प्रश्न है ये, अभ्यास प्रश्न का प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो है वो लिखा हुआ है मैंने। देखिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, कविता और बच्चे के क्रीड़ा क्षेत्र अर्थात जो खेलने का स्थान है, इसका स्थान अत्यंत विस्तृत होता है। बच्चे खेलते कूदते समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते। बच्चे हर जगह, हर समय तथा हर तरीके से खेल सकते हैं। उन पर किसी सीमा का कोई बंधन नहीं होता। देखते हैं बच्चे जो है वो कभी भी किसी के भी घर आ जा कर के खेल सकते हैं, उनमें कोई प्रतिबंध नहीं रहता है और लोग अपने घरों में बच्चों को आने भी देते हैं। ऐसे ही कविता के लिए भी कोई बंधन नहीं है, कविता भी किसी भी जगह पहुंच सकती है। तो आगे इसमें मैंने लिख दिया कि कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं, यानी कि कवि इनको ही माध्यम बना करके कविता की रचना करता है। कवि द्वारा रचित कविता में निस्वार्थता होती है, अर्थात कोई स्वार्थ नहीं होता कि यह बस किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से बच्चों के सपने असीम होते हैं, उसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। बच्चों, ये 3 प्रश्न मैंने ऊपर लिख दिए थे, उसके उत्तर लिख दिए थे और नीचे जो है वो कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और फिर याद भी करेंगे। देखिए, गृह कार्य में प्रश्न संख्या 1 है, अभ्यास प्रश्न का प्रश्न है। तो अभ्यास प्रश्न से प्रश्न संख्या 2 और 4 का उत्तर आपको लिखना है। फिर आगे दूसरा एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसमें काव्यांश मैंने दे दिया है, एक कविता का अंश दिया हुआ है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब इस पे आधारित मैंने आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए, क है, प्रस्तुत काव्यांश का भाव एवं काव्य सौंदर्य लिखें। तो भाव और काव्य सौंदर्य बच्चों मैंने पहले बता दिया, यानी कि जो कविता है उसकी व्याख्या, उसका भाव लिखना है, सप्रसंग उसका भाव स्पष्ट करें आप। और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं वो आपको पता है, तो उसमें आप लिखेंगे
जो है उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। फिर एक प्रश्न है जो हर पाठ के लिए होता है, कॉमन प्रश्न है एक, तो पाठ तथा पाठ के कवि का नाम लिखें। बच्चों, एक ही कवि के द्वारा दो दो रचनाएं लिखी गई हैं आपके पाठ में, तो इसलिए प्रस्तुत कविता जो है उसका, उस कविता का शीर्षक क्या है वो लिखें और कवि जो हैं उनका नाम लिखें। इसका ख जो भाग है वो प्रश्न है कि कविता को क्या संज्ञा दी गई है और क्यों। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज ना होंगे आप। क्या संज्ञा दी गई है ये बता रही हूँ मैं बस। कविता को खेल की संज्ञा दी गई है और क्यों दी गई है ये आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है घ, कविता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो कविता की कौन कौन सी विशेषता है वो आपको पाठ के आधार पर लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता किस छंद में लिखी गई है। तो बच्चों, मैंने बता दिया है कि छंद में लिखी गई और छंद मुक्त लिखी गई कविता में क्या अंतर होता है। तो ये जो प्रस्तुत कविता है वह छंदबद्ध नहीं है। छंदबद्ध होना यानी कि वह किसी भी, न तो दोहा में है, न चौपाई में है, न सोरठा में है, न सवैया में है, बल्कि यह कैसी है, छंद युक्त न होकर के छंद मुक्त है। इसमें छंद नहीं है, क्योंकि जहाँ छंद होता है वहाँ पर फिर मात्राएं होती हैं। छंद जो है वो मात्रिक छंद होता है और वर्णिक छंद होता है। तो यहाँ पर इस पाठ में ऐसा नहीं है। भाषा जो है अत्यंत सरल और सहज है। अब काव्य सौंदर्य में आपको क्या करना होता है वो आप सभी को पता ही है कि काव्य में आप लिखेंगे जो सौंदर्य है उसमें आप भाषा शैली लिखते हैं, रस, छंद, अलंकार आदि का विवरण आप उसमें लिखते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर आप कर लेंगे और उसके बाद, उसको लिखने के बाद इसका उत्तर लिख करके अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये पाठ आपका पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।